तो हमारा क्या चल रहा है अभी, लाइट, और लाइट में हमने क्या कर लिया, रिफ्लेक्शन कर लिया ना। रिफ्लेक्शन में रिवाइज कराएंगे, कौन कराएगा तुम में से थोड़ा थोड़ा, जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है ना, सिमिलर चीज आपको किस में पढ़नी है, रिफ्रैक्शन में पढ़नी है, सिमिलर पढ़नी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई चीज कम है या ज्यादा है, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, उसको हम डिफरेंस के अकॉर्डिंग बताएंगे आप लोगों को किस तरीके के डिफरेंस आपके हैं। तो आपने पढ़ा था पहले रिफ्लेक्शन, क्या क्या पढ़ा हुआ है, कौन बताएगा भाई तुम में से, कल परसों ही पढ़ के गए थे कि नहीं, फोकल लेंथ बिल्कुल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस, और कुछ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर्स, प्लेन मिरर्स, और साइन कन्वेंशन बिल्कुल, और कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, नॉर्मल, ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, पोल, और कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो पढ़े थे आपने, है ना, और कुछ पढ़ा हुआ है, मिरर फॉर्मूला, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके अभी तक याद है ना। इसमें एक टॉपिक आता है आपका मैग्निफिकेशन, यहां से पक्का सोच लेना कि क्वेश्चन बनेगा, है ना। टॉपिक का नाम है आपका मैग्निफिकेशन। अब आपको सिंपली क्या याद रखना है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, सिंपली आपको याद रखना है। तो मैग्निफिकेशन क्या है, एक तरीके की टर्म है जो किस में यूज होती है, ऑप्टिक्स में यूज होती है। इसी तरीके से याद रखी जाती है कि एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी या टर्म है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यही चीजें करके तो हम याद रखते हैं कि नहीं, इसी तरीके से चीजें याद रखी जाती है कि ये फिजिक्स के किस पार्ट में पढ़ाया जाता है, ये टर्म कहाँ आती है और इसकी इंपॉर्टेंस साइंस में या फिर फिजिक्स में क्या है, या फिर इस पर्टिकुलर जो ये ब्रांच चल रही है जिसे हम लाइट पढ़ा रहे हैं, तो लाइट में क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज की। तो मैग्निफिकेशन का क्या है आपका, मैग्निफिकेशन क्या है, आप ये देखेंगे कि आपने एक चीज देखी, इमेज, हमने बहुत बातें की कि इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, इनलार्ज्ड होगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, है ना, ये सब चीजें। और इमेज बनेगी, क्या बनेगी किसकी भाई, इमेज ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट ना हो और इमेज बन जाए, मतलब हमने इमेज जब भी बनाई है किसकी बनाई है, किसी ऑब्जेक्ट की बनाई है, तो ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी होगी। और ये हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, अभी याद रखेंगे इसको, पढ़ रहे हैं हम रिफ्लेक्शन के लिए, यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब है हम किसके लिए पढ़ रहे हैं इसको, मिरर्स के लिए। और मिरर्स में भी मैंने बताया था हम किसके लिए पढ़ रहे हैं इसको, स्पेरिकल मिरर्स के लिए। स्पेरिकल मिरर्स में भी हमने बताया था किसके लिए पढ़ रहे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए। तो अब दोनों के लिए सिमिलर होगी ये जो टर्म है, कौन से वाली टर्म, मैग्निफिकेशन, दैट इज सेम फॉर बोथ मिरर्स, ये दोनों मिरर्स के लिए आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो अब इसमें क्या है आपका, इसको आप समझे, जितनी इमेजेस बनी है ना, जितनी इमेजेस बनेगी आप क्या याद रखेंगे, जो इमेज बन रही है आपकी, तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला रखना है कि इमेज की हाइट, है ना, आप लिखेंगे हाइट ऑफ द इमेज और डिवाइड बाय क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, रेशियो दोनों का आपको देखना है। तो आपने क्या देखा, हाइट ऑफ द इमेज और डिवाइड बाय किससे है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, स्मॉल एम। मैग्निफिकेशन किससे इंडिकेट करते हैं, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या है यहाँ सिंबल है कि नहीं है, तो आप याद रखें। तो इसमें सिंपली आपको याद रखना है कि जो एम होगा, इमेज की हाइट, जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ा रहे थे, इमेज की हाइट को मैंने एक सिंबल दिया था विच इज माई एच डैश, और ऑब्जेक्ट की हाइट का सिंबल क्या दिया था, एच। तो आपको सिंपली फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है कि हमारा जो m इज इक्वल टू होगा वो एच डैश बाई एच होगा। अब आपसे क्या पूछते हैं यहां से, है ना, मैग्निफिकेशन हुआ, एक टर्म और आती है आपको, एक फॉर्मूला जब आपको याद रखना है तो जो बेसिक फॉर्मूला है ये वो रहेगा एच डैश बाई एच, और आपको पता है एच डैश क्या है, दैट इज इमेज हाइट, और डिवाइड बाई एच क्या है आपका, ऑब्जेक्ट हाइट। और दे के रखेगा दोनों टर्म, अगर दे के रखेगा तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपसे क्या कहे, आपसे कहे कि जो इमेज है ना, इमेज 4 सेंटीमीटर की है, ऐसा बोला आपसे, है ना, और बोला कि इसका जो ऑब्जेक्ट था ना जो हमने रखा था वो 10 सेंटीमीटर का था और इमेज बनी है 4 सेंटीमीटर की। तो आप बताइए कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, इस तरीके से सिंपल पूछ ले, मतलब गिवन डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ ले, तो आप क्या बोलेंगे सीधा कि मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट कितनी 4 और ऑब्जेक्ट हाइट कितना है आपका 10, तो आप सीधे क्या लिखेंगे, या फिर आप क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू कैलकुलेशन है 2/5 लिख दीजिए, या फिर आप क्या लिखेंगे बताइए,
0.4 है ना। अब इसके बाद क्या आता है, ऊपर भी क्या है हाइट और डिवाइड में भी क्या है हाइट। हाइट से हाइट का रेशो यानी कि मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता। आप याद रखेंगे ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें रेशियो बन रहा है ना। जैसे हमारा, अब मैं आपको बता देता हूं, आपने पहले अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, जैसे अभी अभी हमने इसी चैप्टर में जो भी पढ़ी है, जैसे मैं बता दूं फोकल लेंथ है ना। आपने फोकल लेंथ पढ़ी, तो फोकल लेंथ क्या था, हमने बोला था एक पॉइंट जिसको मैंने बोला था पोल, और उससे फोकस पॉइंट एफ तक की डिस्टेंस। तो ये तो किसी तरीके का रेशियो नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, या फिर किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो इसी रेंज में होती भी है ये डिस्टेंसेस, तो इसलिए इसके साथ यूनिट लिखी जाती है। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है, इसमें ऊपर भी क्या है हाइट और डिवाइड में भी क्या है हाइट, तो हाइट से हाइट की यूनिट कैंसिल। तो ये किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट लेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो ये केवल एक क्या होगी, ये हमेशा ही एक क्या होगी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, बिना यूनिट के होगी, है ना। आपसे बोल दे कि एक आपका मिरर है और उस मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो 2 है, इसका मतलब m इजिकल टू कितना 2, सिंपल ऐसे लिखा जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है वो बताते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन ये कैरी करेगा। इसके साथ साथ इसका दूसरा फॉर्मूला और है जो मिरर्स के लिए अप्लाई होता है, केवल याद रखेंगे कि मिरर्स में ही अप्लाई होता है आपका। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आपने अभी अभी देखा, m इजिकल टू कितना होगा भाई h डैश बाई h, और एक फॉर्मूला आपका मैग्निफिकेशन का होता है v बाई u विद माइनस साइन, याद रखें v बाई u। v क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहने से हो जाएगी इमेज डिस्टेंस, और u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पता होगा, बता रखी है, ऐसा नहीं है कि अननोन है, पहली बार आई हुई है, क्योंकि हमने मिरर फॉर्मूला जब लिखा था v और u की टर्म लिखी गई थी, और लिखी गई तो मतलब हमें पता है जो एक बार चीज लिखी जाएगी तो लिखी जाए। अगर मैं मैग्निफिकेशन आपको दोबारा पढ़ाऊं, है ना, दोबारा पढ़ाऊं कहीं पे भी और ये टर्म यूज आए कि मैग्निफिकेशन, तो आपको रिमाइंड होना चाहिए कि पता है हमें क्या होता है मैग्निफिकेशन, थोड़ा तो आइडिया हमें है कि ये फिजिकल क्वांटिटी कोई पहली बार नहीं आई है। समझ रहे इस बात को। अब ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेंगे, दोनों फॉर्मूले में से किसी पे भी बेस क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये है कि ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। मतलब अगर मैग्निफिकेशन आपको गिवन है कि आपसे बोला m इज इक्वल टू 2, तो आप इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बता सकते हो, इस तरीके से, है ना। अब ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात। अगर मैं कहूं m इज इक्वल टू आपका 2 है, तो आप सीधा लिखेंगे तो m इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या है h डैश बाई h है, और 2 का मतलब मैं अगर यहां लिख लेता हूं तो 2 इज इक्वल टू कितना रहेगा h डैश बाई h, तो यहां से h डैश किसके बराबर आएगा 2h के। यहां से क्या आपको पता लगता है कि ये क्या स्टेटमेंट है, आप क्या बोल सकते हैं कि जो इमेज की हाइट है वो 2 गुनी है किसकी हाइट के, ऑब्जेक्ट की हाइट के, बोल सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट रिलेशन आया। इसका मतलब सिंपली जब m क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, उस टाइम पे हमेशा इमेज क्या होती है, बड़ी होती है, किससे, ऑब्जेक्ट से। सिंपल ऑब्जेक्ट यही जाएगा कि नहीं जाएगा, सिंपल यही जाएगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया था। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में मैंने 2 लिया था, 2 ग्रेटर देन 1 है, और आप किसी भी क्वांटिटी के लिए लेंगे, मतलब 2 3 4 जो कि ग्रेटर देन किससे है 1 से, ये कोई भी नंबर है विच इज माई ग्रेटर देन 1, आपका 1 से ज्यादा कोई भी नंबर आप ले लीजिए जो भी आपको लेना है, उसके लिए ये रिलेशन इसी तरीके का आएगा, वो नंबर यहां आता रहेगा, और उसमें हमेशा क्या बड़ा रहेगा आपका इमेज की हाइट। तो हर बार आपको ये स्टेटमेंट देना है, तो कॉमनली आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं व्हेन m इज ग्रेटर देन 1 इमेज हाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट हाइट। और आप सीधा सीधा बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, कि इमेज कैसी है, इमेज एनलार्ज्ड। तो मैग्निफिकेशन एक तो चीज ये बताता है, दूसरा क्या बताएगा आपको, अगर आपकी m जो है वो 1 हो, किसी किसी में बोल देता है कि किसी मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या है आपका 1 है, तो आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट की क्या है हाइट है, वो किसके बराबर होगी, बिल्कुल एकदम से इमेज की हाइट के
बराबर होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप कैसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू कितना, h डैश बाई h। m की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1, इसलिए h डैश बाई h क्या आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू किस क्या आ जाएगा। तो ये वही सेम स्टेटमेंट है कि ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज हाइट की। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब ध्यान से सुनिए एक और चीज, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाता है, दे आपसे ना, है ना, नंबर वाली बात तो हुई, ठीक। m ग्रेटर देन 1 पे देख लिया आपने, m इज इक्वल टू 1 पे देख लिया, और m अगर लेस देन 1 हुआ, जैसे अभी आया था 2/5 आया था कि नहीं, अभी मैंने कराया था 4/10 लेके 2/5 दैट इज लेस देन 1, क्योंकि 0.4 तो लेस देन 1 होता है। उस केस में बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, तब कौन बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट किससे बड़ा होगा, इमेज से। तो सिंपली अगर हमने ये बता दिया, पहले वाला केस क्या है, देख लिया ना आपने कि m अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज बड़ी है किससे, ऑब्जेक्ट से, और अगर m लेस देन 1 हुआ तो कौन बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा किससे, इमेज से। सिंपली वही चीज है ना, वही लॉजिक चलेगा जैसा उसमें चला था, बस उसमें h ग्रेटर देन आएगा किससे, h डैश से, तो आप बोल दोगे ऑब्जेक्ट हाइट विल बी ग्रेटर देन इमेज हाइट। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइन भी कैरी करता है और वो साइन नेगेटिव है, किस तरीके से, जैसे दे दे m इज इक्वल टू -3, यूनिट कोई आएगी ही नहीं, मैंने बोला न्यूमेरिकल नंबर है, यूनिट लेस है, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं है ना। तो अगर आपसे ऐसे दे दे तो अब 3 वाली प्रॉब्लम तो खत्म है, क्योंकि 3 में तो आप बता सकते हो कि ये ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 है तो इमेज विल बी लार्ज देन द ऑब्जेक्ट। लेकिन माइनस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन का मतलब है इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड बनेगी। माइनस मतलब इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट की उल्टी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज होगी ऐसे, समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज होगी इन्वर्टेड, बिल्कुल इन्वर्टेड बनेगी, है ना। और दूसरा क्या है, इन्वर्टेड के साथ साथ क्या होगी, इमेज रियल होगी। अब ये क्लियर हुआ। लेकिन अगर क्या हो, मैग्निफिकेशन नंबर के साथ साथ कौन सा साइन कैरी करता हो, पॉजिटिव, तो जस्ट इसका उल्टा होगा। किसका, इन दोनों स्टेटमेंट का उल्टा होगा, क्योंकि इस माइनस साइन की वजह से दो स्टेटमेंट दिए गए कि इमेज विल बी इन्वर्टेड एज वेल एज इमेज विल बी रियल। पर आप जैसे ही माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये स्टेटमेंट उल्टे हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड का इरेक्ट मतलब सीधी होगी, और साथ में क्या होगी, बिल्कुल एकदम से वर्चुअल होगी। अब ये चीज आपकी समझ में आ रही है। तो अगर डायरेक्ट क्या देता है, मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन देता है या मैग्निफिकेशन पूछता है, तो उसके साथ इस तरीके की ये जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन है वो साथ साथ कैरी होती है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे आप लोग कि नहीं कर लेंगे? ठीक है। वी और यू से रिलेटेड आए, अभी तो हाइट से रिलेटेड है, अगर वी और यू से रिलेटेड आए तब भी आ जाएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। याद रखेंगे उसको भी, है ना। उसको याद रखने का तरीका है, जैसे ये एच डैश था ना, एच डैश, और ये एच, ये एक्चुअल में एच डैश क्या है, इमेज हाइट, तो डिस्टेंस भी किसकी होगी, इमेज की, और ये किसकी हाइट थी, ऑब्जेक्ट की, तो डिस्टेंस भी कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की, है ना। लेकिन बस क्या आएगा, माइनस साइन आएगा मिरर के लिए। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। यही मैग्निफिकेशन हम किसके लिए पढ़ाएंगे, लेंसेज के लिए। और लेंसेज का मतलब सीधा सीधा कौन सा फिनोमिना, रिफ्रैक्शन। तो सीधे वही चलते हैं हम, है ना। एक फिनोमिना है आपका, क्या है उस फिनोमिना का नाम, दैट फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने बताया था व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके रूल्स क्या रहेंगे, साथ साथ कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो अब फिर से इन्वॉल्व होंगी, और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको फिर से याद रखने हैं। वही हमने किया। जैसा आपने रिफ्लेक्शन आते ही हमने रिवाइज करवाया कि रिफ्लेक्शन क्या है, उसके लॉज क्या है, फोकल लेंथ क्या है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मिरर्स कितने टाइप के हैं, और किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, मिरर फॉर्मूला क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या है, साइन कन्वेंशन क्या होगा, और आपके एक दो चीजें और हैं जो हमने मेंशन की हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप किसके लिए करना है। और वहां भी कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल्स बताए थे, 3-4 रूल बताए थे इमेज फॉर्मेशन के। फिर इमेज फॉर्म की थी तो 6 केसेस पढ़ाए हैं एक पर्टिकुलर मिरर के लिए,
तो उसी तरीके से सब कुछ यहाँ भी वही है, यहाँ एक दो चीजें होंगी जो एक्स्ट्रा मिलेंगी आपको, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या है, अब ध्यान से देखिए, अगर कोई लाइट रे है, कोई भी लाइट रे है, और वो लाइट रे क्या करती है, वो लाइट रे सीधी चली जा रही है एक ही मीडियम में। अब एक वर्ड नया जुड़ेगा, मीडियम। मीडियम मतलब अभी तक रिफ्लेक्शन के ऊपर मीडियम का इफेक्ट नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि जो लाइट थी आपकी ना, जो इंसिडेंट हुई, जैसे ये आपका मिरर है, तो इंसिडेंट हुई लाइट, और इंसिडेंट होने के बाद फिर से किस मीडियम में है, सेम ही मीडियम में है, मीडियम को चेंज उसने नहीं किया है। ये पूरा ही इस वाली साइड जो है वो सेम ही मीडियम है, और वो मोस्टली क्या होगी, एयर। भाई हमने मिरर जहां लगा रखा है उसका सराउंडिंग कैसा है, बिल्कुल एयर ही है, तो इसी मीडियम में इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सेम मीडियम में जा रही है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में क्या है, अगर कोई लाइट रे है ना, लाइट रे, जैसे सिमिलरली आप अभी समझ लेंगे, ये जैसे विंडो है ना, विंडो कौन से वाली, जो यही है हमारे रूम की, है ना, ग्लास की बनी हुई है, और कोई पर्टिकुलर ग्लास है, तो बाहर से लाइट आ रही है, तो इस विंडो को क्रॉस करके आ रही होगी अंदर, कि नहीं? अगर विंडो ना हो, इसकी जगह पूरी दीवार हो सिमिलरली, तो क्या आपको लगता है यहां विजुअलिटी इतनी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि लाइट एक पर्टिकुलर मटेरियल को क्या कर सकती है, बिल्कुल क्रॉस कर सकती है। सिंपल वर्ड में भी तो क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। इस वर्ड को बोले पेनिट्रेट कर सकती है ना, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकती है। सिंपल यही है। तो फिजिक्स तो यही बोलता है कि जब क्या करे लाइट, एक मीडियम से पहले मीडियम में, तो मैं इसको मीडियम फर्स्ट बोल देता हूं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, है ना, एक मीडियम से क्या कर रही हो, दूसरे मीडियम में जा रही हो, है ना। जैसे ये बैरियर है या ये विंडो का पार्ट है आपका ग्लास वाला, तो इसको अगर मैं दूसरा मीडियम कहूं, ये एक मीडियम से किस में जा रही हो, दूसरे मीडियम में जा रही हो, तो वो क्या करती है, अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाती है ना। क्या करती है, जैसे इस बैरियर को मानो ये मीडियम 2 हुआ और ये मीडियम फर्स्ट हुआ, इधर से लाइट आ रही है इस तरीके से, तो ये हुई कौन सी, इंसिडेंट रे। इसको एक्चुअल में अगर दोनों ही मीडियम, ये मीडियम 2 ना होता, मीडियम 2 भी मीडियम 1 होता, और ये बैरियर फिर ना होता, क्योंकि बैरियर जो इंटरफेस है वो क्या बता रहा है कि यहाँ सेपरेशन है, इधर वाला मीडियम क्या है, दूसरा है, और इधर वाला मीडियम दूसरा है ना। डेंसर और रेयर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस बोल रहे हैं कि ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है, दो मीडियम है। हमें नहीं पता कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है, बस मीडियम है हमारा। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाए, अगर मीडियम ना हो तो लाइट रे की नेचर है कि वो कैसे चलेगी, स्ट्रेट। लेकिन अभी यहां मीडियम का चेंज है, तो मीडियम का चेंज है, इसका मतलब ये लाइट सीधी ना चल के अपने रास्ते को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, अपने पाथ से बदल जाती है, इधर उधर हो जाती है। इसी फिनोमिना को लाइट से बोला जाता है क्या, रिफ्रैक्शन। समझ गए? तो अगर आपसे पूछे कि रिफ्रैक्शन क्या है, आपने बोलना सीधे सीधे क्या है, आपसे बोले पूछे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप बोलेंगे व्हेन ए लाइट रे goes from one medium to another medium, its changes its path, ये अपने पाथ को चेंज कर लेती है, either it divert from its path, this phenomena of light is called refraction। और आप एक सिंपल सी फिगर बना के ये वाली बात को खत्म कर देंगे कि ये है हमारा। और ये मैंने बोला पहले से ही, जिस पॉइंट पे आप लाइट को इंसिडेंट कराओगे वहां हमेशा मान के चलना कि कौन प्रेजेंट है, नॉर्मल आपका वहीं पे है। और नॉर्मल कौन सी रे होती है, नॉर्मल वो है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा आपका। सिंपल, कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद क्या है, हमने फिर फिनोमिना को देख लिया। अब आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन, ऐसे ही फिर दो लॉज पढ़ाई गई थी आपको, लेकिन उसमें लॉज पढ़ाने से पहले एक छोटी सी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। आपको पढ़ाया होगा एक चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस किस को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, पता है तो बताएं, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम उतना ही मतलब जब एक मीडियम से हम किस मीडियम में जाते हैं, दूसरे मीडियम में, तो वो दूसरा मीडियम उसको कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, पाथ को कितना चेंज कर रहा है, ये दोनों मीडियम की किसी वैल्यू पे डिपेंड करता है। मतलब सपोज करो लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, या एयर से किसी और मटेरियल में जा रही है, तो वो हर बार पाथ से अलग अलग डाइवर्ट होती है, पाथ को अलग अलग एंगल्स पे चेंज करती है। जैसे सपोज करिए इधर एक ही मीडियम है, इस तरीके से देखते हैं इस बात को, इस साइड जो है आपका ये वाला जो मीडियम है ना, ये सेम है आपका, मतलब ये कौन सा मीडियम है आपका, फर्स्ट, लेकिन ये कौन सा है, सेकंड, ये कौन सा है, थर्ड, और ये कौन सा है, फोर्थ। तो उधर तो एक ही मीडियम है, तो जब लाइट इस तरीके से इंसिडेंट होगी तो मानो कि उसने इस तरीके से अपना रास्ता बदल दिया, फिर लाइट यहां भी सेम एंगल पे इंसिडेंट कराई वैसे ही, तो उसने कुछ इस तरीके से रास्ता बदला, तो दोनों ने रास्ता किस तरीके से बदला है, अलग अलग एंगल पे। देखो इसका जो नॉर्मल के साथ एंगल है वो I1 है मानो, और इसका जो नॉर्मल के साथ एंगल है वो क्या है, I2, और आपको दिख रहा है I2 जो है वो ग्रेटर है किससे, I1 से, फिगर में ही पता चल रहा है। और मे भी आपने इसके ऊपर इंसिडेंट किया तो ये बहुत थोड़ी सी डाइवर्ट हुई, है ना, तो इसमें आपका जो I3 आया है वो दोनों से ही कम होगा। मतलब ये जो डाइवर्ट हो रही है पाथ से, अपने पाथ को बदल रही है, ये जो नेचर है रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, ये मीडियम टू मीडियम चेंज हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं, उसके लिए ही कि किसी मीडियम को जिस फिजिकल क्वांटिटी से इंडिकेट किया जाता है वो फिजिकल क्वांटिटी है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ रहे हो, तो मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते ही पता चल जाएगा कि ये मीडियम कैसा है। जैसे हम बोल दे कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो आप बता देंगे कि ये मीडियम किस तरह का मीडियम है आपका, किस तरह का मीडियम, मतलब ज्यादा डेंस है कि कम डेंस है, या फिर रेयर वर्ड जो यूज किया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, इसको समझिए। क्या होगा भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी भी एक डेफिनेशन दी गई है पर्टिकुलर, इसको भी क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है आपका, किस तरीके से, नहीं पता आप लोगों को, चलिए जान लेते हैं कि क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए जो लाइट रे है ना हमारी, मतलब लाइट रे या लाइट ट्रेवल कर रही है आपकी, और ट्रेवल कर रही है अभी किसमें, वैक्यूम में, किसमें, वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां कोई भी मीडियम ना हो, कोई भी मीडियम का मतलब वहां एयर भी नहीं है और आपका किसी तरीके का कोई मीडियम नहीं है, कोई मटेरियल, कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम नहीं है, एक तरीके से उस जगह पे किसी तरीके का कोई भी मटेरियल रखा हुआ नहीं है, उसको बोलते हैं हम क्या, वैक्यूम। अब समझिए जब लाइट रे ट्रेवल कर रही है और वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, ये रही हमारी लाइट रे, तो ये लाइट रे जब ट्रेवल करती है वैक्यूम में, उसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्मॉल सी, स्पीड ऑफ लाइट स्मॉल सी। अब क्या करते हैं हम, इसके सामने हमने कोई मीडियम रख लिया, कोई मीडियम, आपका कोई भी मीडियम हो सकता है, तो जब वो किस में चल रही थी लाइट, वैक्यूम में, तो जब वो वैक्यूम में चल रही थी आपकी, तो हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट थी वो कितनी थी, सी, और जैसे ही वो लाइट किस में घुसेगी, अब मीडियम चेंज होगा ना, पहले किस में थी, वैक्यूम में, अब किसी पर्टिकुलर मटेरियल में आ जाएगी, पर्टिकुलर मीडियम में आ जाएगी, यहां वैक्यूम था और यहां कोई पर्टिकुलर क्या है, मीडियम है ना, कोई पर्टिकुलर मीडियम है, तो पक्का अपने पाथ को भी क्या करेगी, चेंज करेगी, और साथ साथ में पाथ को चेंज करने के साथ साथ अपनी स्पीड या वेलोसिटी को भी क्या कर लेती है, चेंज, कम करेगी बिल्कुल, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड की वेलोसिटी नहीं होती है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जो किसमें होती है आपकी, वैक्यूम में होती है। क्या कर लिया, ये वेलोसिटी किसमें है, उस पर्टिकुलर मीडियम में, और ये वेलोसिटी किसमें है, वैक्यूम में, तो इन दोनों के रेशो को किसका, स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट किसमें भाई, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, इन वैक्यूम, है ना, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, और डिवाइड बाय क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में, और किस मीडियम में,
जिसका आप इस साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हो उस मीडियम में, है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि किसी और मीडियम में लाइट चल रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी और मीडियम का लिखेंगे, नहीं। यहां जो डिनोमिनेटर में आपने लिखा है ना स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम या ऑफ द मीडियम, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव। तो ये डेफिनेशन है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एन से, है ना, स्मॉल एन से। कभी कभी आपको म्यू से दिखाएगा, है ना, कुछ बुक्स में म्यू से दिखाएगा और कुछ बुक्स में किससे दिखाएगा, एन से। तो आपकी मर्जी है। एन इज इक्वल टू क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, स्मॉल सी, और मीडियम में कितनी थी, वी। दिस इज माई फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अब ध्यान से देखिए। यूनिट के बारे में क्या ख्याल है आपका, यूनिट के बारे में क्या कहेंगे आप इसमें। ऊपर भी कौन है, वेलोसिटी है, स्पीड, नीचे भी कौन है, स्पीड, स्पीड से स्पीड कैंसिल, ये भी कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस, दिख रही है कि नहीं। ऊपर भी क्या आएगा, ये क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट, इसकी यूनिट कितनी होगी, मीटर पर सेकंड, यही तो होती है स्पीड की यूनिट। नीचे भी कौन है, स्पीड ऑफ लाइट, किसमें, मीडियम में, उसकी भी यूनिट कितनी होगी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो यहाँ भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी केवल क्या होती है, क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो यूनिट लेस है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। आपसे पूछा पता है क्या जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि एक मीडियम है और उस मीडियम में स्पीड की जो लाइट है ना, ये जो स्पीड है लाइट की, वो आपको दे दी कि ये 2.5 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। बताओ इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है। ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन जो होगा, सबसे सिंपल वाला जो होता है, डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड है। आपके में ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, या तो लॉजिकल या फिर फॉर्मूला बेस्ड। आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में कोई हायर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया गया है, कि कहीं इतना हायर मैथमेटिक्स पढ़ाया गया है या ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपसे सोल्व ना, बहुत बेसिक कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके। तो क्या है, अब इसमें लिखेंगे, ऐसा न्यूमेरिकल दिया जाता है ना, तो सबसे पहले लिखा जाता है गिवन डाटा, कि क्या गिवन है। गिवन क्या है, सिंपली कुछ भी गिवन नहीं है, एक चीज तो गिवन है, v इज इक्वल टू 2.5 और 10 की पावर कितना 8 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है। और पूछा क्या, इस मीडियम का कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैंने तो क्या मान रखा है n, तो आप सीधा सीधा क्या लगाएंगे, n इज इक्वल टू कितना c बाई v, यही तो था। तो आप n पूछा हुआ है, तो n इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, आग मीच के लिख देंगे, स्मॉल c की जो वैल्यू है दैट इज माई 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। वैक्यूम के लिए फाइंड आउट की हुई है बाय द प्रैक्टिकल, है ना। बाकी मीडियम के लिए तो हम आराम से उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हुआ 2.5 और 10 की पावर कितना 8, है ना, तो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा n की वैल्यू कितनी आएगी भाई 30/25 और 6 बाई क्या, और हमेशा याद रखेंगे n की वैल्यू हमेशा किससे ग्रेटर होगी, क्यों, क्योंकि c हमेशा ग्रेटर होगा किससे v से, तो ऑलवेज n की वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी, कभी भी कम नहीं होगी किसी भी मीडियम के लिए। अब दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं किस तरीके से देगा, है ना, ध्यान से देखिए मेरी बात। ये दो मीडियम दिए आपसे, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला कितना होगा n1 और दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला कितना होगा n2, और बोला इसमें जो लाइट चलती है ना, इसमें जो जिस वेलोसिटी से लाइट चलती है वो कितनी है v1, और जैसे ही मीडियम बदलेगा लाइट किस वेलोसिटी से चलेगी v2 से, तो बोला है n1 v1 n2 और v2 में क्या रिलेशन है। तो सिंपली पहले मीडियम के लिए क्या लिखेंगे आप, फॉर फर्स्ट मीडियम, अरे पहले मीडियम के लिए क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट मीडियम के लिए क्या लिखना चाहिए आपको, n1 इज इक्वल टू कितना होगा c अपॉन v1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
और दूसरे मीडियम के लिए क्या लिखेंगे, N2 इज इक्वल टू C अपॉन V2, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 2। यही तो होगा। और पहले में से अगर आप देखें तो C इज इक्वल टू कितना आएगा, N1 V1, और यहां से भी C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या आएगा भाई, सेकंड वाले में N2 V2। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ये मान ले और सेकंड इक्वेशन ये मान ले, दोनों ही किसकी वैल्यू है, स्मॉल c की, तो दोनों इक्वल होंगी, तो इसलिए N1 V1 बराबर किसके आ जाएगा, N2 V, ये फॉर्मूला है। या फिर N1 बाई N2 इज इक्वल टू कितना, V2 बाई, ये रिलेशन आपको याद रखना। जब दो मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच का रिलेशन पूछा जाए या फिर उससे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन आए, आपको वैक्यूम ना देके दो डिफरेंट मीडियम दे दिए, बोला कि एयर से किस में जाता है, ग्लास में, या वाटर से किस में आ रही है, एयर में, या ग्लास से किस में जा रही है, वाटर में, ये तीन ज्यादातर यूज किए जाते हैं। तो उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद चलते हैं लॉज, किसके लॉज, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होंगे भाई, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और वही है, दो ही लॉज होंगे, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दो लॉज होंगे। पहला लॉज जो है वो सेम है, फर्स्ट लॉ सेम रहेगा जैसा किसमें था, रिफ्लेक्शन में, इसलिए आपने अगर पहला ध्यान से पढ़ रखा है ना पार्ट, तो दूसरे में कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि साइन कन्वेंशन सेम रहेगा, जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स थे वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, मैग्निफिकेशन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मिरर फॉर्मूले से आपका लेंस फॉर्मूला बदलता है तो उसमें भी एक माइनस का डिफरेंस आता है। तो जब चीजें सिमिलर हैं तो एक पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो दूसरे वाले में कोई ज्यादा देर नहीं लगती, वो एकदम से प्रिपेयर्ड हो जाता है। तो पहले वाला क्या है, पहले वाला रूल याद है आपको रिफ्लेक्शन का, कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वहां थी, लेकिन यहां रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, रिफ्रैक्टेड रे है। क्या क्या मैंने क्या बोला, ये इंटरफेस है, इस पे एक नॉर्मल है, नॉर्मल पे यहां क्या इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट रे, और अब की बार जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपना रास्ता बदलेगी। किस तरीके से बदलती है वो मीडियम टू मीडियम डिपेंड करता है, अभी बताया हमने कि ये अगर फर्स्ट मीडियम है और ये अगर फर्स्ट मीडियम है ऊपर वाला और ये नीचे वाला सेकंड मीडियम है, तो फर्स्ट से सेकंड में आते हुए अपने पाथ को क्या कर लेगी, चेंज करेगी। तो अपना चेंज कर दिया, क्योंकि जानी तो सीधी सीधी चाहिए थी लेकिन नहीं जा रही है, इसका मतलब इसने रिफ्रैक्शन के रूल को फॉलो किया हुआ है, ये फिनोमेना को फॉलो करती है ना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या हुआ, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, है ना, रिफ्रैक्टेड रे। तो अब क्या बोलेंगे आप, ये क्या हुआ, नॉर्मल, क्या हुआ, नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंस रे और आपका रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, या तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, पढ़ाया हुआ है कि नहीं। वहां भी ऐसा ही बताया था सिमिलरली, क्या, इंसिडेंस रे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, है ना, these three lie in the same plane, these three lie in the same plane। और प्लेन का हमने आपको बता रखा है कि सेम प्लेन में किस तरीके से, जैसे कोलिनियर होता है वैसे ही कौन होता है, कोप्लेनर, समझ रहे हो। इसके बाद जो सेकंड आपका लॉ था, सेकंड लॉ में आपका क्या था, कौन बताएगा आप में से, सेकंड लॉ में इंसिडेंस एंगल किसके बराबर था, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर। लेकिन यहाँ सेकंड लॉ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि यहां इंसिडेंस एंगल अगर आई है और ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल आर है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल आई के बराबर नहीं है, मतलब दोनों में कोई रिलेशन और है, सेम रिलेशन नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है तो वो रिलेशन क्या है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उस चीज को हम देख ले, समझ गए। अब ध्यान से देखिए, जो सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, वो बोलता है कि अगर इंसिडेंस एंगल जो है ना आई, उसका मैं क्या ले लूं, साइन, साइन आई, है ना, इंसिडेंस एंगल का क्या, साइन, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं आप लोग, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब पढ़े हुए हैं। तो इंसिडेंस एंगल का अगर क्या ले ले हम, साइन ले ले, और रिफ्रैक्टेड एंगल का भी क्या ले ले, साइन, तो साइन आई बाई साइन
आर हमेशा एक कांस्टेंट होता है। याद रखेंगे इस स्टेटमेंट को। तो क्या बोला हमने 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 बोला अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल और उन दोनों का रेशियो दैट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होगा। तो ये हुआ आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसी को एक नया नाम दिया हुआ है स्नेल्स लॉ। क्या बोला गया है? स्नेल्स लॉ। तो ये स्नेल्स लॉ आपका रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो हमारा साइन आई क्या हुआ? साइन आई बाई क्या? साइन आर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के बराबर, और वो कांस्टेंट लिख लेते हैं हम। उस कांस्टेंट को क्या लिखा जाता है? एन। क्या है? और एन अभी अभी बताया है, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, आ गया हमारा। तो वो जो कांस्टेंट है वो क्या होगा आपका? वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब कंफ्यूज होने वाली बात ये है कि यहाँ मीडियम 2 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। तो अब क्वेश्चन में अगर आया कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लिखूं या फिर n2 लिखूं, क्योंकि पहला मीडियम दूसरे मीडियम से क्या है? डिफर है। अंशी क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा? और समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? कुछ भी समझ नहीं आ रहा? ये वाला नहीं आया तो बताना चाहिए ना। नहीं समझ आया तो बताओ ना, बताना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो बताइए आप क्या समझ नहीं आया। ऐसे तो हम पढ़ाते रहेंगे, हमें लगता रहेगा कि सब समझ आ रहा है। और सामने 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 20 बच्चे बैठे हुए हैं। अब चेहरा पढ़ने बैठे कि पढ़ाने बैठे? अभी तो अगर हम तो सब टीचर तो ये समझ के चलते कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको रखना पड़ेगा कि मेरी ये वाले पॉइंट आपका जो बताया है आपको मेरा समझ में नहीं आया हुआ है, इसको आप रिपीट कर दीजिए या किसी और तरीके से बताइए। और टीचर के पास तरीके होते हैं अपने अपने बताने के, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। यहाँ तरीके हैं, किसी ना किसी तरीके से बताएंगे आपको। अब ध्यान से देखिए, आपके ये वाला स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, सेकंड लॉ है ना। देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला? हमने ये बोला सिंपल, हमने कहा कि अगर हमने रिफ्लेक्शन पढ़ाया था ना तो हमने रिफ्लेक्शन में ये बोल दिया सीधा कि इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वैसा पाया भी गया, एक्सपेरिमेंट में वैसा था भी। अब एक्सपेरिमेंट में तो यहां भी ऐसा ही था कि ये आई एंगल जो है वो आर एंगल के बराबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब रे क्या कर जाएगी, अपने रास्ता बदल लेगी, डाइवर्ट हो जाएगी। अगर हाँ सीधे सीधे निकल जाती तो मैं बोल देता आई आर के बराबर है, ऐसा कुछ तब तो मैं बोल सकता था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसने रास्ता क्या कर दिया? चेंज। देखिए आप ध्यान से देखिए, आप किसी भी कंडीशन में, जैसे सपोज करिए ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे अगर फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए कुछ इस तरीके से इधर मुड़ जाती है, मुड़ी के नहीं, तो ये नॉर्मल के साथ एंगल ये हुआ आर, और इंसिडेंस एंगल नॉर्मल के साथ कितना हुआ? आई। तो आपको क्या लग रहा है, आई आर के बराबर है कि नहीं है? नहीं है। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है मतलब इनमें कोई और रिलेशन है? बिल्कुल होगा। तो वो जो रिलेशन है वो ये रिलेशन, साइन ले लीजिए, किसका साइन लेना आता है ना आपको। क्या मैंने क्या बोला? आई एंगल। अब आई एंगल अगर मैं मान लू कि ये कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ था? 30, है ना, या मान लेते कि कितने पे इंसिडेंट हुआ? 60। और जब यहां से देखा तो ये आया हुआ है आपका, उससे ज्यादा ही है तो कहीं कितना होगा? 80 में भी। अगर हम उसको माने कि वो 30 है तो ये इससे ज्यादा ही होगा, तो ये कितना होगा? 60। ज्यादा देख के, अब इस एंगल को देख के आप बता सकते हैं कि आर तो ग्रेटर है किससे? आई से। लेकिन ये एंगल हर बार इसी तरीके से बदलेंगे, किसी रिलेशन से बदलेंगे, ऐसा थोड़ी है। जब अब हम ये भी नहीं कह सकते कि 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई और रूल है, वो रूल क्या है? और वो इन हर एक एंगल के लिए रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है हर एक एंगल पे अप्लाई होता है। और वो रूल क्या है? अगर आप जिस एंगल पे नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कर रहे हो ना, उसका साइन ले लीजिए। तो आपने ले लिया साइन, तो साइन अगर मैं 30 डिग्री पे कर रहा हूं तो 30 का क्या ले लूं? साइन। और जिस पे वो रिफ्रेक्टेड हो रही है वो एंगल कितना माना मैंने? मान लिया 60 है, उसका भी क्या ले लीजिए? साइन। इन दोनों एंगल का साइन लेके आपने क्या कर दिया? दोनों का रेशो ले लिया। तो एक वैल्यू आएगी कि नहीं? अरे आएगी कि नहीं? साइन 30 क्या होता है?
1/2, और ये क्या होता है 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हुआ 1/√3, है ना, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये मैंने बोला एक कांस्टेंट के बराबर है, और वो कांस्टेंट कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो हमेशा ये एक वैल्यू देगा और वो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगी। और ये सच भी था कि ये जो वैल्यू आ रही थी वो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर थी। तो मतलब ये लो क्या है, रिफ्रैक्शन को जो एंगल्स के रिलेशन है उसको सेटिस्फाई करता है। और अगर ना करता तो फिर क्यों रखा जाता सिलेबस में, इस तरीके से कर रहा है कि नहीं। अब समझ में आया कुछ, ठीक है। तो अब क्या बोला मैंने, हमने बोला आपको सीधा याद रखना है कि जो इंसिडेंस एंगल आई है और जो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है आर है, उनके साइंस का जो रेशो है, साइन समझते हैं ना, साइन, साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, फंक्शन है आपका, है ना। तो साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ये हमेशा किसके बराबर होगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होगा। लेकिन हमने आपको बताया अभी अभी कि ये तो एक तरीके से, क्योंकि रिफ्रैक्शन में कितने मीडियम है, 2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने लिखे हुए हैं, 1। एक्चुअल में ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साथ साथ लिखे गए हैं। ये n जो आपको दिख रहा है ना, ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, 2। अब कैसे देखेंगे उसको, अब देखना आप लोग। पहले मैंने दिखाया आपको, फिगर में दिखाया हमने, ये फिगर है, पहले वाले को बोला कि ये कौन सा मीडियम है, फर्स्ट, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, n1। ये कौन सा मीडियम है, सेकंड, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होगा, n2। हम मान ही रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा, जब क्या है मीडियम डिफर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या करेंगे, डिफर। क्यों होगा डिफर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की। मीडियम बदल जाएगा तो क्या बदल जाती है, प्रॉपर्टीज बदल जाती है, और प्रॉपर्टीज बदल जाती है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बदल जाती है। तो इसलिए पहले के लिए कितना है n1 और दूसरे के लिए कितना लिया जाएगा n2। तो अब हमने जो n देखा ना, एक्चुअल में ये n नहीं है, ये जो n है कांस्टेंट, वो भी उन दोनों का रेशो ही है। किस तरीके से है, जैसे साइन आई बाई क्या, साइन आर इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिवाइड बाई फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले जो ये वैल्यू आई थी ना, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा यहाँ, ये 1/√3 आया था। क्या हुआ, कैमरा बंद हो गया, चल रहा है, स्पेस वार्निंग होगी, फिर 2 मिनट के बाद बंद हो जाएगा अगर स्पेस वार्निंग होगी तो। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, इतने तक तो है। अब देखिए ध्यान से, आपने क्वेश्चन नहीं किया यहाँ पे, मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज्यादा होगा, हमेशा 1 से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होगा। लेकिन अभी मैंने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, ये तो 1 से कम है, क्योंकि 1/√3 1 से क्या होगा, कम। लेकिन आपको पूछना चाहिए था कि ये n कैसे, यहाँ n इज इक्वल टू कितना आया, 1 कितना, √3। √3 कितना होता है, 1 डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से कम। तो 1 से कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही नहीं, इसलिए तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, रेशो है, n2/n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो है। तो ये हमारा एक्चुअल में परफेक्ट स्नेल्स लॉ रहेगा, जिसको हम अप्लाई करते, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, आई की वैल्यू दी जाए, आर की वैल्यू दी जाए, और आपसे पूछा जाए कि बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो क्या रहेगा, तो आप साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, n2/n1। तो यहां से क्या निकाल लेंगे आप, n2/n1 की वैल्यू। और एक्चुअल में इसको ना नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, किसी को पता है, n2/n1। ध्यान से समझेंगे, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस मीडियम का है, सेकंड का, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस मीडियम का है, फर्स्ट का। इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो ऊपर लिखा है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, और किसके रेस्पेक्ट में, विद
रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, बिल्कुल एकदम। किसी भी किसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंपेयर में लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखे जाएंगे भाई, N2 बाई N1। क्या हुआ, N2 बाई N1 क्या लिखा मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड N2 बाई N1। समझ रहे हो। और अगर मैं N1 बाई N2 लिख दूं तो गलत नहीं होगा, उसका एकदम उल्टा बोला जाएगा। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब की बार ऊपर कौन लिखा हुआ है, फर्स्ट मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों अलग अलग टर्म और अलग अलग मीनिंग्स के साथ होती हैं। तो आपने क्या देखा, N2 बाई N1 नाम याद हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और एक्चुअल में इसको लिखा जाता है N21, जो पहले लिखा जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड वाले की रेस्पेक्ट में। तो इसको क्या लिखा जाएगा उसी तरीके से N12, और N12 हो और N21 हो, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन है, N21 हमेशा इनवर्स होता है N12। सिंपल। तो इतना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिलेबस में रहेगा, और यही था हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो। इसके बाद हम चलते हैं, किस पे चलते हैं, जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना को दिखाते हैं वो क्या होते हैं आपके लेंसेज। और लेंसेज कितने, कौन सा लेंस आपके सिलेबस में रखा हुआ है, वही आपके जो से आपके मिरर्स थे। मिरर कौन कौन से थे, बिल्कुल प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब समझ लेते हैं, प्लेन जो है ना, प्लेन मिरर, एक्चुअल में यहाँ प्लेन मिरर नहीं है, स्लैब है, ग्लास स्लैब। जो प्लेन मिरर वहां काम करता था ना, वहां ग्लास स्लैब काम करती है। वो ग्लास स्लैब कैसी होती है, जैसे ये बुक है ना हमारी, ये बुक बस छोटी होती है, जैसे ये फोन है आपका, और ये मान के चलो ये ग्लास मटेरियल का है, कांच का है, और फोन जैसी शेप की है। फोन किस शेप का है, स्क्वायर है ये, रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल कहां है ये, क्यूबॉइड है, 3D है, 3D फिगर है, 2D नहीं है, 3D फिगर है ना। तो 3D फिगर है, कैसी है, क्यूबॉइड है ना। तो क्यूबॉइड टाइप की अगर सेम आपकी फोन जैसी कोई ग्लास का इस तरीके की शेप है, उसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। क्या बोला जाता है, ग्लास स्लैब। ये भी रिफ्रैक्शन फिनोमिना को शो करता है। उसी तरीके से अगर हम लेंसेज की बात करते हैं, तो लेंसेज तो हमारे सिलेबस में कौन से रखे गए हैं, स्फेरिकल लेंसेज। और उस स्फेरिकल लेंस में वही सेम बात होगी फिर से, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, बिल्कुल एकदम से, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब याद रखेंगे, अगर आपका इस तरीके का लेंस है ना, और आपसे पूछे कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे डेफिनेशन के तौर पे, क्या बताना है आपको, लेंसेज का भी नहीं पता आपको, क्या बताते हैं, कन्वर्ज करते हैं, हाँ, लेकिन उससे पहले किस तरीके के होते हैं, शेप साइज के बारे में कुछ नहीं पता, किस तरीके का लेंस होगा, क्या लेंस को देख के बता देंगे आप लोग कि ये कौन सा लेंस है। दो लेंस आपको दे दिए या चार लेंस आपको दे दिए, बोले कि इनमें से कॉन्वेक्स अलग कर दीजिए, कॉनकेव अलग कर दीजिए, तो कर देंगे आप लोग किस तरीके से, बिल्कुल एकदम से। तो इस तरीके की शेप, जिसका जो मिडिल वाला भाग है आपका, ये इनको क्या बोलते हैं, एंड्स, और ये क्या है इसका मिडिल, इस तरीके का होगा आपका, है ना। तो ये बीच में थोड़ा सा क्या है, थिक, और ये क्या रहता है आपका थिन। इस तरीके की शेप जिनकी होगी, इसको क्या बोला जाएगा भाई, कॉन्वेक्स लेंस। और इसको क्या बोला जाएगा, कॉनकेव। याद रखेंगे कि नहीं, इस तरीके की, और बोल देंगे जिसके एंड्स क्या, जिसका मिडिल क्या हो, थिन हो, और एंड्स क्या हो, थिक हो, और जिसके मिडिल क्या हो, थिक हो, लेकिन एंड्स क्या हो, थिन हो, तो उसको डिफाइन किया जाता है। अब याद रखना, जब हमने मिरर पढ़ा था ना, मिरर, मिरर की एक जो सरफेस था वो पॉलिश्ड था, और जो लाइट इंसिडेंट कराई जाती थी केवल एक सरफेस पे कराई जाती थी, लेकिन
इसके दोनों सरफेस कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट, इसका कोई भी सरफेस पॉलिश्ड नहीं है। तो क्या बोलेंगे आप, ये साथ साथ कितने सरफेस कंटेन करता है, दो। स्फेरिकल मतलब स्फीयर की शेप के, किसी स्फीयर का एक पार्ट होता है, जैसे उस तरीके से दिखाई देते, समझ रहे हो। तो कितने आपके कितने सरफेस होंगे, दोनों में दो दो सरफेस होते हैं, है ना। तो ये एक यहां से जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये सरफेस हुआ एक, और ये सरफेस हुआ आपका दूसरा। अब ध्यान से समझिए, अगर आप क्या करते हैं, इसके ऊपर ये क्या हुई आपकी, ये जो सेंटर से जाएगी मिड पॉइंट, मैंने कहा था मिरर का मिड पॉइंट ले लीजिए, मिरर के मिड पॉइंट को क्या बोलते थे, पोल, और इसके मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, पोल को किससे इंडिकेट करते थे, पी से, और इसको किससे इंडिकेट करते हैं, ओ से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप क्या करें, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराएं किसके ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर देगा, उसको कन्वर्ज कर देता है। इसलिए इसकी जो नेचर है वो कैसी है, कन्वर्जिंग नेचर है, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। कन्वर्ज करने का मतलब है आती हुई सारी लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर देना, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, है ना। इसलिए इस लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। और यहाँ क्या है आपका, ये सिमिलरली अगर इसके ऊपर इंसिडेंट कराए तो ये क्या कर देगा, बिल्कुल एकदम से ये फैला देता है, इस तरीके से फैला देगा बाहर की तरफ। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। समझ गई कि नहीं। अब इसके बाद ध्यान से सुनिए मेरी बात, ऑप्टिकल जो सेंटर है वहां से, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने फोकस की है, लाइट कन्वर्ज हुई थी, इसको बोला जाता है इसकी फोकल लेंथ एफ, इसकी फोकल लेंथ एफ, और इस पॉइंट को बोला जाता है क्या, फोकस पॉइंट एफ, और इसको हम F1 भी लिखते हैं, क्योंकि इसमें दो आपको फोकस पॉइंट मिलने वाले हैं। कैसे, अब देखिए ध्यान से, हम पूरा किसको पढ़ेंगे, पहले किसको पढ़ेंगे भाई, पूरा अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस समझ में आ गया ना, इसका मतलब सिमिलरली कौन भी समझ में आ रहा है, कॉनकेव, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज चीजें किसके लिए हैं, कॉन्वेक्स के लिए हैं, वही प्रॉपर्टीज और वही सारी चीजें किसके लिए होंगी, कॉनकेव के लिए, और जहां डिफरेंस होगा वहां आपको बता देंगे। भाई ऑप्टिकल सेंटर उसके लिए भी था और इसके लिए भी है ना, ऑप्टिकल सेंटर उसके लिए भी था, इसके लिए भी है, और प्रिंसिपल एक्सिस उसके लिए भी थी, इसके लिए भी है आपकी। उसी तरीके से लाइट को ये कन्वर्ट कर रहा था और वो क्या करता है, डाइवर्स करता है। अब देखते हैं ध्यान से आपका कि कॉन्वेक्स लेंस और किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज को शो करता है। अब ध्यान से देखिए, बुक्स में आपको मिलेगा कि ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें इस ये जो आपका है ना, ये सरफेस, इस सरफेस का अगर फोकस पॉइंट F1 मान लूं मैं, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट जो होगा आपका कितना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, तो इधर वाली साइड उतनी ही डिस्टेंस पे कौन होगा, F2, और उतनी ही डिस्टेंस पे कौन होगा, C2 हमेशा। और सिमिलरली किस में पाया जाता है आपका, कॉनकेव लेंसेज में पाया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। अब आपको क्या, लास्ट टाइम हमने दो वीडियो को एंड किया था, कहां से किया था, इमेज फॉर्मेशन से, है ना, यहीं से किया था ना, इमेज फॉर्मेशन से। नोट्स बना रहे हैं आप लोग कि नहीं बना रहे कुछ, कि नोट्स बाद में वीडियो से ही बनाओगे, क्लास में नहीं बनाते आप लोग नोट्स, कब आता है, इसलिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए अब ध्यान से देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन क्या है, वही पुराना कंसेप्ट याद रखने के लिए कि हमें क्या करना है, हमारे पास लेंसेज हैं, क्योंकि हम जो इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं ना, तो वो किस केसेस में देख रहे हैं, लेंसेज के केसेस में, है ना। हमने पहले इमेज फॉर्मेशन किया था, ऑलरेडी हमने कर रखा है, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती कि इमेज फॉर्मेशन क्या है, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन को समझा जाए, या इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होंगे, यही तो टॉपिक है हमारा। तो अब आप उसमें रूल्स लिखिए कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, पहले ही आता है, क्योंकि जब रूल्स होंगे आपके पास तो आराम से इमेज फॉर्मेशन भी होगा। तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, क्या रूल्स है, लेंस के केस में करना है, और मैंने आपको बता रखा है
पहले ही बताया था जब हमने मिरर्स पढ़ा था ना, तो हमने मिरर में भी आपको बताया था, क्या बताया था कि एक मिरर के लिए पढ़ लीजिए, वही सेम रूल्स किस पे अप्लाई हो जाएंगे, दूसरे वाले मिरर पे अप्लाई हो जाएंगे। जैसे मैंने कॉनकेव के लिए पढ़ लिया, तो वही सारे रूल्स किस पे अप्लाई कर सकते थे, कॉन्वेक्स पे सिमिलर अप्लाई करके आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं आराम से बहुत। तो ऐसे ही जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स होंगे लेंस के लिए, तो हम कौन से वाला लेंस ले लेंगे, कौन सा लेंस है भाई ये, कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस ले लीजिए आप। और इस पे जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स रहेंगे, वही सिमिलर रूल्स किसके लिए अप्लाई करेंगे हम, कॉनकेव लेंस के लिए अप्लाई कर देंगे, है ना। बैग उतार दो, बैग ऐसे ही लगाए लगे बैठा रहेगा। अब ध्यान से देखिए क्या है ये, नाम बताते रहा करो। प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल, ये क्या बनाया हमने, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, पता है इसका मतलब तुम्हें, है ना। मैडम से ही डर जाते हैं बस, कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन पूछती है मैडम आके। अब ये है पहला रूल, मैंने क्या कहा, फर्स्ट रूल है। और फर्स्ट रूल बहुत इजी है क्योंकि यही सेम रूल हमारा मिरर्स में आया था। सिमिलर रूल क्या है कि अगर हम क्या करें, एक रे इंसिडेंट कराएं, लाइट रे, वही लाइट रे, एक रे इंसिडेंट कराएं, लेकिन वो रे क्या रहे, वो रे पैरेलल रहे टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इन दिस केस किसके बाद, पहले किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद बोलते थे हम। अब की बार कौन से फिनोमेना, क्योंकि लेंस है, लेंस किस फिनोमेना पे काम कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन फिनोमेना पे काम करते हैं। तो रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट जाती है वो किससे जाएगी, फोकस से, यही बोल सकते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल इज कि व्हेन वी इंसिडेंट ए लाइट रे which is parallel to the principal axis, after refraction through the lens it goes through the focus point या it passes through the focus point। सिमिलर है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होनी चाहिए, टेंशन फ्री है इसमें। तो हम अब इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। तो आप रूल यहां लिख भी लेंगे उसी तरीके से, क्या लिखते हैं रूल में, बताइए क्या लिखोगे। हाँ, ए लाइट रे, ए लाइट रे विच इज पैरेलल, किसके पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर क्या, रिफ्रैक्शन, आफ्टर, फिनोमिनाज को भी आप याद रखिए, आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, है ना, थ्रू द लेंस, है ना, थ्रू द लेंस, इट पासिस या इट गोज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। और ये दिख भी रहा, फ्रॉम फोकस पॉइंट। और आप यहां लिख भी देंगे कि फिगर में तो वो क्या दिखाया हुआ है, F2 है ना, फोकस, बस। तो हमारा क्या हो जाता है, लिखा भी जाता है और समझ में भी आ जाता है। सिमिलर है, इसी तरीके से पढ़ाया गया है। सेकंड रूल बताइए मुझे क्या है, और सारे रूल्स किस पे पढ़ेंगे, एक ही लेंस पे पढ़ेंगे, कौन से वाले पे, कॉन्वेक्स लेंस पे। तो दूसरा रूल बताइए आप, इसका उल्टा जो होता है, यही कहीं वही पढ़ लेते हैं इसका उल्टा एकदम से, इसी में ही पढ़ लेते हैं बिल्कुल। अगर इसका उल्टा का मतलब क्या है, रिवर्स का मतलब यही कहीं थोड़ा सा चेंज हो जाए बस। रिवर्स रूल क्या है, अगर एक लाइट रे है जो फर्स्ट फोकस से पास करके जा रही है, इस तरीके से, ये रहा हमारा फर्स्ट फोकस मान लेते हैं ना, कहाँ है हमारा फर्स्ट फोकस एप्पल, वो रहा वहां पे। तो अगर कोई लाइट रे है, कैसे इंसिडेंट कराई, इस तरीके से, कहां से जा रही है, फोकस पॉइंट से जा रही है। तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल। बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ, बिल्कुल बता रखा है। तो ये हो जाएगा आपका रूल सेकंड। रूल थर्ड क्या होगा आपका, रूल थर्ड में आप क्या बोलोगे, वही प्रिंसिपल एक्सिस है ना, सिमिलर है कि नहीं है, बिल्कुल एकदम से। एक रूल और आप याद कर लें कि अगर कोई लाइट रे आ रही है और वो कहां से पास करके जाए, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, कोई लाइट रे है, जब वो किससे पास करके जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करके जाएगी, तो वो बिना डेविएट हुए क्या होगा,
सीधी निकल जाती है। अगर लिखना होगा तो लैंग्वेज बताइए किस तरीके से लिखेंगे आप। ऑप्टिकल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, हाँ। हम्म। इट गोज, हाँ ये भी बोल सकते हैं। और कुछ बोलेंगे भाई, जल्दी बताएं। चारों बोलेंगे कुछ कुछ, जो कुछ भी आपको आता है अपनी अपनी लैंग्वेज में। तुम बताओ क्या बोलोगे इसको। ये लाइट रे है, ये पास कर रही है किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये बिना अपने रास्ते को चेंज किए, बिना पाथ को चेंज किए सीधी निकल जा रही है। तो इसको जब आप लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे लिखेंगे बताओ। व्हेन ए लाइट, बताओ जल्दी बताओ। ये हो जाएगा। हम्म ठीक माना जाएगा, आप बताइए। हम्म विदाउट डाइवर्टिंग इट्स पाथ। आप बताइए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, दो तीन रूल हुए। उसमें कौन सा रूल था जो अभी तक यहां नहीं आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल नहीं आया, है ना। और कोई है? और कोई है? नहीं है, तो इन्हीं से काम चला देंगे हम लोग, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अब आप इमेज फॉर्मेशन देखिए क्या करना है। इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन क्या है, वही मैंने पहले ही बता रखा है। इमेज फॉर्मेशन के उसी तरीके से केसेस बनेंगे हमारे। किस तरीके से बनेंगे भाई? उसी तरीके से जिस तरीके से हमने किसके लिए बनाए थे, मिरर्स के लिए। लेकिन हम इसमें यूज क्या करेंगे, कौन सा लेंस यूज करेंगे? हम बोल देंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। दिस इज टॉपिक इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, आपने कॉन्वेक्स लेंस बनाया और मैंने बोला हुआ है आपको कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या हुआ हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका क्या हुआ फोकस पॉइंट, चाहे f1 मान लीजिए, और ये कौन सा हुआ, और उसी तरीके से सामने क्या बना देंगे आप f2, और साथ में कौन C2। अब आप क्या कहेंगे, पहला केस जो होता है वो सबसे पहला केस ही कौन सा होता है, वो इन्फिनिटी वाला। और ये हमने बता रखा आपको, व्हेन यू प्लेस्ड योर ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है दैट विल प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड अकॉर्डिंग टू साइन, क्या साइन, किससे, किस रूल से रखते हैं ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट पे, साइन कन्वेंशन से, है ना, साइन कन्वेंशन से, है ना, साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा रखा है। तो ऑब्जेक्ट का जो सबसे पहले रखते हैं, सबसे पहले कहां रखते हैं हम, इन्फिनिटी पे, और उसकी इमेज कहां बनेगी, बता रखा है कि नहीं, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट, यही लिखना है आपको। तो केस फर्स्ट में किस तरीके से आपको लिखना है वो बता देते हैं। अगर केसेस आते हैं तो आपको क्या करना है, केस फर्स्ट में इस तरीके से लिखना है। केस फर्स्ट होगा, क्या होगा भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये तो हुआ हमारा केस फर्स्ट। फिर इसमें लिखते कैसे हैं, लिखेंगे कैसे आप पहले इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रख लीजिए, आपने रख लिया, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट से एक रे चलाइए आप, सीधी सीधी क्या चलाएंगे, पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे चलाई, और यहां से भी एक रे चलाइए आप, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपने चला दी। अब ये रे आपकी क्या करेगी, यहां से यहां आएगी, और ये भी क्योंकि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो किस पे मिलेगी, फोकस पे। और जहां ये दोनों मिलती है वहां क्या फॉर्म हो जाती है, इमेज। ऑब्जेक्ट चाहे जितना भी बड़ा है इन्फिनिटी पे, इमेज उसकी हमेशा क्या बनेगी, डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनती है। दिख रहा है कि नहीं, वो दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए मेरी बात यहां से। अब आप इसमें लिखेंगे किस तरीके से वो बताइए मुझे। आप लिखेंगे व्हेन ए ऑब्जेक्ट
is placed at infinity, its image is formed at focus point as shown in the figure, as shown in the figure। और लाइट में या फिर आपका रे ऑप्टिक्स, आप देखिए इसको रे ऑप्टिक्स ब्रांच भी बोला जाता है। जो लाइट है आपकी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर रे ऑप्टिक्स, इसमें जो फिगर्स होती हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको जब तक आप रे डायग्राम नहीं बनाएंगे प्रॉपर, और मैंने बोला ये जो आपके एरोज हैं वो आप प्रॉपर नहीं लगाएंगे, आप ये जो वैल्यूज हैं इस तरीके की कि ये क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर, इसका मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा ओ, ये क्या है आपका फोकस, इसको क्या लिखूंगा F2 या F1, जो भी आप नाम दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जब तक ये आपका फिगर पूरी नहीं होती, तो एक तो जो आप रे आपकी चल रही है ऑब्जेक्ट से वो, और दूसरा क्या आपका जो आपने नाम देने हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, कौन सा ये लेंस है, जिस तरीके से हमने बोल दिया इसके नीचे भी क्या लिखना होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? केस फर्स्ट हुआ। केस सेकंड अगर मैं इसका उल्टा यही पढ़ाऊं, इवन दो वो है नहीं केस सेकंड, केस सेकंड कौन सा होगा? अब हम इन्फिनिटी पे थे, अब हम किसकी तरफ चलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चलेंगे, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आप चलेंगे तो पहला पॉइंट आपको कहीं यहां मिल जाता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां हो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो केस सेकंड में आप क्या लिखेंगे, वही का वही ये चीज आप लिख लेंगे। केस सेकंड आपका क्या रहेगा? केस सेकंड में आप क्या लिखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड द, या इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहां होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर क्या नाम दिया गया उसको, C1। फिगर में तो C1 ही है, तो इसको आप यहां फिगर बनाएंगे भी उस तरीके से ही, तो आपने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया F1, और ये हमारा हो गया C1, और ये है ऑब्जेक्ट आपका, और ऑब्जेक्ट क्या होगा? A और B, है ना। ठीक है, इधर आपका क्या रहेगा? F2, और ये क्या रहेगा कहीं C2। ये क्या है आपका? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और नीचे क्या लिखना है इसके, कौन सा मिरर, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है कि नहीं है? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोल रखा है इमेज फॉर्मेशन में केवल कितनी रे चलानी है? दो रे चलानी है, और वो दो रे जहां मिल जाती है वही क्या बन जाता है? इमेज फॉर्म हो जाती है। बना रखी है कि नहीं? अब जहां ऑब्जेक्ट रखा रहता है वो कौन सी डिस्टेंस होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जहां इमेज रखी रहती है वो कौन सी इमेज, वो डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? यू से, और इमेज डिस्टेंस को वी से। सिंपल पता है ये सारी चीजें? पता है कि नहीं पता आप लोगों को? बिल्कुल पता है। अब इस केस को देखिए आप, इसमें से दो रे चलानी है आपको। अब हमारे पास दो रे हैं, वही हम चला सकते हैं, मतलब हमने पढ़ी तीन ही है, तो तीन में से कोई दो चलाएंगे। और मैक्सिमम में कौन कौन सी चलानी है आपको? पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली। समझ रहे हो कि नहीं? अब देखिए इसमें पहले पैरेलल चलेगी, चल गई। पैरेलल जो जाएगी कहां से जाएगी होते हुए? फोकस से, है ना, चली गई। एक रे तो ये हुई, तो प्रॉपर इस पे एरो लगा लेते हैं। एक एरो यहां लगा दिया, एक एरो यहां, और एक एरो, ठीक है। तीन एरो से पता चल जाएगा रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, देन इट इज पासिंग थ्रू द लेंस, देन इट इज गोइंग थ्रू द फोकस पॉइंट, और फिर उससे आगे बढ़ जाती है। सिंपल। दूसरी रे फिर से वहीं से चलाएं आप, और कहां से जाए वो? ऑप्टिकल सेंटर से। तो जहां कट करेगी तो एरो के निशान लगा देंगे हम, एरो वैसे ही बनाएंगे। ये रहा एक एरो, और एक यार ये रहा एरो, और उसके बाद ये रहा। यहाँ कट किया इसने ना, है ना। यहाँ कट करेगी तो एक यहाँ से क्या बना देंगे, इस तरीके से। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा है? बी। तो ये पॉइंट कौन सा रहेगा? बी डैश। वो पॉइंट कौन सा है? ए। तो इसलिए ये कौन सा रहेगा? ए डैश। अब मुझे एक बात बताइए, ये हो गया जो बननी थी इमेज बन चुकी। अब हमें तो बताना है आपको क्या, कि क्या हुआ इसमें, क्या हुआ बताइए। पढ़ के बताइए आप एक बार, देख के कि इमेज फॉर्म हुई तो कैसे हुई। दो रे चलाई थी हमने, उनसे इमेज फॉर्म होगी, तो अब हम इमेज के बारे में क्या लिखेंगे आप बताइए। हम्म हम्म नेचर इमेज तो आप बताएंगे, लेकिन इमेज फॉर्म कहाँ हुई, ये कैसे लिखेंगे आप?
दिख रहा है ना कहाँ फॉर्म हुई, दिख नहीं रहा आपको, कहाँ बनी हुई है? बिटवीन F2 एंड C2, मतलब फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सेकंड पॉइंट्स हैं उनके बीच में बनी हुई है। मिरर में सेम बनी थी क्या? मिरर में देखिए एक बार, नहीं है आपके पास नोट्स अभी? मिरर में भी सेम ही बनी हुई है, बस मिरर में क्या है, मिरर में C2 और F2 नहीं होते, लेकिन F और C तो होते हैं, उन दोनों के ही बीच में बनी हुई है और नीचे ही बनी हुई है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी तो इन्वर्टेड, उल्टी बनी हुई है ना ये भी। रियल एंड इन्वर्टेड दिख रहा है आपको, रियल है क्योंकि कोई भी डॉटेड लाइन इसको नहीं बना रही। हमने बोला था ना आपको कि अगर डॉटेड लाइन ना बनाए, सीधी लाइंस बनाए, तो वो इमेज हमेशा क्या रहेगी, रियल इमेज। और दूसरा बनाया था प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तो क्या रहेगी, इन्वर्टेड, ये बताया था। क्या लिखोगे फिर, इमेज कहां बनी है अगर ये लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे हम? आप सीधा लिखेंगे when when object is placed beyond the center of curvature, its image is formed between focus point F2 and center of curvature C2, इन दोनों के बीच में बनती है। और एक और लाइन लिखनी है as shown in the figure, क्योंकि जैसे आप ये लिखेंगे ना as shown in the figure, वो फिगर में देखेगा उसको सीधा पता चल जाएगा कि सच में वही बनी हुई है। समझ गए कि नहीं समझे? और अब नेचर के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल एकदम से। ऑब्जेक्ट को देखते हुए, ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है, इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, है ना। और कुछ इन्वर्टेड, क्योंकि आपको पता है अगर इमेज कहां पे बने, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बने तो कैसी होगी, इन्वर्टेड। और रेज जो बना रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये कैसी इमेज होगी, रियल। तो आप ये तीनों पॉइंट्स भी लिख देंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक केस और डिस्कस कर लेते हैं, आप कोई भी केस डिस्कस कर लीजिए। आपको रे तो कितनी चलाई है ऑब्जेक्ट से, 2। अब उसके बाद देखिए ध्यान से एक बार, अब फिर आप किसके ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 के ऊपर। फिर आप कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर आप कहां रखेंगे, फोकस पर। जब आप फोकस पर रखेंगे इमेज कहां बनेगी, बताया था अभी 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 बताया, थोड़ी देर पहले, दिमाग पे जोर दिया करो। अभी थोड़ी देर पहले जब पहला केस डिस्कस किया, पहला केस में ऑब्जेक्ट कहां था, अरे पहले केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा था हमने, वो केस फर्स्ट भी याद नहीं है अभी तक, पे रखा था ऑब्जेक्ट को। कहां है ऑब्जेक्ट, कहां से, कौन सा है ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। कहां से लाए थे हम इसको, सबसे शुरुआत में कहां रखा था ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी पे। अरे सबसे शुरुआत में पहले केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इन्फिनिटी पे। उसकी इमेज कहां बनी थी, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। याद रखो ये दो केस तो रट लो, मैंने कितनी बार बोल दिया आपको, यही बोला था, मिरर में भी रट लो इन केसों को कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। याद रखना इन दोनों को, तो समझ में रहे। तो ये केस तो क्लियर हुआ, है ना। अब इनमें से कोई भी आपका मन करता है, कोई भी केस हम उठा लेंगे, है ना। तो एक केस कौन सा है, इन्फिनिटी। एक कौन सा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक कौन सा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक कौन सा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। लेकिन जब आप ये लिख रहे हो ना बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वहां C1 और F1 को मेंशन कर दे, है ना। कभी वो सोचे कि इन वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं आप, नहीं, हम रख रहे हैं F1 और C1 के बीच में। फिर उसके बाद कौन से फोकस पे, F1 पे, और फिर पोल और F1 के ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप लोग, ठीक है, हो जाएंगे। कितनी रे चलानी है हर बार, 2। कहां से चलानी है, कहां से चलानी है, ए से, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से चलानी है दोनों रे हर बार।
तो आराम से आप दोनों रे चलाएं, और मैक्सिमम मैंने बोला है कौन सी रे चलानी है, एक आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है और दूसरी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। जहां भी कट करती है ईमानदारी से वहीं कट करवा दीजिए, आपकी इमेज वहीं पे फॉर्म हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आप पैरेलल तो ले जा रहे हैं और पैरेलल इस तरीके से लेके जाए, ऐसा ना कर देना। आप कहीं नाम पैरेलल का दे दे और पैरेलल लेके ना जाए, ये नहीं वहां मीट करेगी जहां एक्चुअल में इमेज बननी चाहिए। वो कहने में अगर आपने बोला ना कि दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी भी चाहिए। कभी पता लगे आप बोल रहे हैं कि मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले जा रहा हूं और आप ले गए इधर कहीं से, तो ये नहीं वहां मिलेगी फिर। ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर नहीं जाएगी ना तो ये मिलनी फिर इसको फिर नहीं मिलने वाली, फिर मिलेगी वहां जहां इमेज रियल में नहीं बनती, केवल आपकी फिगर में बन रही है, प्रैक्टिकली वहां नहीं बनती। और जब आप सही से ये खींचते हो, ज्योमेट्री खींचते हो, तब इमेज प्रैक्टिकल में भी वही बनती है और आपके फिगर में भी वही बनती है। मतलब प्रैक्टिकल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट दोनों क्या करते हैं, मैच करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? समझ गए? अब यहां तो चलो ठीक है, ये इमेज फॉर्मेशन का हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक केस दूं करने के लिए तो आप कर देंगे? अब कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? एक केस देते हैं हम आपको, वो केस है केस नंबर 6, सबसे लास्ट का। कौन से वाला केस है? केस नंबर 6। बुक्स है आपके पास? बुक है किसी के पास? हाँ, एनसीईआरटी की। केस नंबर 6 हम बता देते हैं आपको, तो सिर्फ बताना है, बुक निकाल लीजिए। और अब एक बात बताइए, ये रहा, ये कौन सा लेंस है भाई? ये क्या खींच दी मैंने? ये रहा ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका? फोकस। ये क्या हुआ आपका? और ये क्या है? अब मैंने बोला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया ए और बी, किसके बीच में? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट F1 के बीच में। तो मैं क्या लिखूंगा केस 6 में? ये फोर्थ हो गया केस 6। क्या लिखा जाएगा भाई केस 6? केस 6 में क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस F1, इन दोनों के बीच में है। अब मुझे आप दो रे चला के इसकी इमेज बना के इमेज की नेचर बता दो, तो हम मान जाएंगे आपको क्वेश्चन करना आ गया। बताइए भाई, जल्दी बताइए, बस यहां ही बता दीजिए आप। कौन बताएगा? क्यों नहीं होगी? ऐसा है ही नहीं कि इमेज फॉर्म ना हो। ऐसा 6 में से कोई केस नहीं है, चाहे इमेज फॉर्म कहीं भी हो, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन जरूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि इमेज फॉर्म ना। हाँ, कैसे? वही बताओ, उसमें दे रखा है, उसमें दिया हो, उसमें उसमें छोड़ दो। यहाँ बताइए आप, जैसे मैंने रूल बताया ना, आप रूल के अकॉर्डिंग बताइए। हमें उससे लेना देना नहीं है कि उसमें आप कैसे हुआ, बस आप यहाँ रूल के अकॉर्डिंग बताइए। एक रे चलेगी, ये मैं यहाँ F1 लिया है, उसी कुछ डिस्टेंस पे क्या लिख दूं? वैसे वहां जहां C1 लिया है उसी कुछ डिस्टेंस पे, ये मैंने बोला हुआ है पहले ही, जितनी ऑप्टिकल सेंटर से F1 है उतना ही कौन है? F2, और जितना C1 है उतना ही कौन है? C2, तभी जियोमेट्री रियल होगी, है ना? बताइए भाई, ऐश बताएगी, सिविल टेल की विच इज द फर्स्ट रे, है ना? और कौन सी हमें रे इसमें लेनी है? दो ही मैंने बताई है, आपको आसानी भी रहेगी, दोनों वही पढ़ाई है, वही दो रे लो लो, आपका बन जाएगा फिगर। पहली रे ए से चलेगी, और कौन सी रे होगी बताइए? पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये गई पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लगा दिया एरो। तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो किससे निकल के जाएगी? हो गई। और कुछ बताइए, ये हो गया एक आपका। सेकंड रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से, पैरेलल नहीं है, थोड़ा वाइड है, यही देखना है आपको। मैंने बोला अगर रियल जियोमेट्री बनाई ना तो सच में वैसी ही बनेगी जिस तरीके से बनती है। अगर आपने रियल जियोमेट्री बनाई तो आपको लगेगा कि दोनों के बीच में गैप क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जिन दो रे के बीच में गैप बढ़ रहा है डिस्टेंस के साथ साथ, उनका मिलना तय नहीं है। तो आप कंफर्म भी ना करें कि इधर कहीं मिलने वाली है, लेकिन इमेज तो बननी है। इधर नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? कहीं और मिलेंगी। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या करते हैं इसी में ही, और इसी में ही क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसी रे को पीछे बढ़ाते हैं। लेकिन अब की बार हम जो पीछे बढ़ा रहे हैं ना, इसको कैसे बढ़ा रहे हैं हम? डॉटेड। याद रखना, जो रे रियल रे नहीं है लेकिन रे बनानी पड़ रही है, किस पर्पज से?
कंसेप्ट को पढ़ने के लिए कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, उस इमेज को दिखाने के लिए। तो फिर जो रे हम पीछे बढ़ा रहे हैं, एक्चुअल में रे पीछे जा नहीं रही, हम केवल बढ़ा रहे हैं, तो हमने बढ़ा दी। और उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। ये डॉटेड लाइंस आप जहां भी मिलेंगी, है ना, जहां भी ये मिल जाती हैं आपको, उसी वहीं से ही आप क्या खींच देते हो, क्या खींच देते हो, इमेज। तो ये क्या हुआ, बी डैश, और ये क्या हुआ, ए डैश। तो उसी तरीके से हम खींच देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब ध्यान से देखिए, एक बार बुक दीजिए हमें। बनाया हुआ है कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। डिफरेंस देखेंगे आप लोग, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, है ना। और आपने देखा, अब मैंने बोला था पहले ही कि अगर रियल में जियोमेट्री सही है तो फिर सही बनेगा, है ना। लेकिन हमने उस तरीके से बनाया हुआ है कि केवल इमेज बन जाए। अब देखिए इसमें ध्यान से, पीछे बढ़ाया, बन गई हमारी। लेकिन क्या है, प्रैक्टिकल जो बोलता है वो बोलता है कि ये जो इमेज फॉर्म होगी वो पीछे ही होगी, इधर ही होगी। और मैंने बताया जो डॉटेड लाइन जो डॉटेड रेज होंगी उससे जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी आपकी, बिल्कुल एकदम से कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ये तो कंफर्म है कि ये जो इमेज बनी वर्चुअल इमेज है। दूसरा, कहां बन रही है, जैसा हमारा बुक में दिया हुआ है, सीधा सीधा क्या दिया हुआ है कि इमेज जो बनेगी ना वो कहां पे बन रही है आपकी, सी, ध्यान से समझना इस चीज को, वो C1 जो है ना इससे भी इधर बन रही है, इससे भी इधर, है ना। तो हम जब C1 और F1 को लेंगे तो आपको उस तरीके से लेना है कि हमारा C1 आपको किधर नजर आए, यहां, और F1 कहां नजर आएगा फिर आपको, थोड़ा सा और पहले, यहां। तो ये अब परफेक्ट है। इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखें, आपको भी पता होना चाहिए कि इस वाले केस में इमेज कहां बनने वाली है। अगर मैं इस पूरे फिगर को किस तरीके से बनाता, परफेक्ट जियोमेट्री से, एकदम से सही से, किसको खींचता, लेंस को। उसी तरीके से F1 और F2 को भी उसी डिस्टेंस पे लेता, सिमिलरली C1 और C2 को भी लेता, वो पक्का C1 से उधर ही बनती बाई जियोमेट्री। लेकिन यहां पता नहीं चलता, हमने थोड़ा थोड़ा सा क्या रह जाता है, गैप रह जाता है, F1 ज्यादा ली जाती है और F2 कम लिया जाता है थोड़ा बहुत, तो उसी की वजह से। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे ये C1 पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये C1 पॉइंट है हमारा, है ना। तो जैसे ये C1 पॉइंट हमारा यहाँ है, तो इधर आ गई तो इसके इधर है, उधर गई तो इसके उधर है। तो रहता है कितना सा गैप, बहुत थोड़ा सा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसमें भी आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इस केस में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, ताकि आप रे को उसी तरीके से चला सके। तो आप रे को किस तरीके से चलाओगे, रे को आप उस तरीके से चलाओगे ताकि आपकी रे कहां मिले जाके, ताकि जब आप इमेज फॉर्म करें तो वो पॉइंट C1 के इधर हो। याद है? अब बताइए, ऑब्जेक्ट बड़ा है कि इमेज, इमेज है तो कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी। समझ गए, दो चीजें तो आपने लिख ली। दूसरा, कहां बन रही है, वर्चुअल है, एनलार्ज्ड है, और क्या होगी, इरेक्ट है, सीधी बनी हुई है ना, इरेक्ट है। अब याद रखेंगे एक चीज, वर्चुअल इमेज केवल इसी केस में बनती है, याद रख, इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। कॉन्वेक्स, आपका कॉन्वेक्स लेंस का एक कौन सा केस, सबसे लास्ट वाला केस, वही केस जिसमें ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में रखा जाए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। उसी केस में आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड बनती। समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसमें, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फिगर बना लिया, कहां बनेगी, कहां ऑब्जेक्ट है, कंफर्म है, ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, और इमेज कहां बनी है, बियॉन्ड C1, C1 यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, और कौन सा ऑप्टिकल सेंटर, C1, पहले वाला ऑप्टिकल सेंटर से उधर बनी हुई है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, कंफर्म। अब तो दो रे निकाल निकाल के बना दोगे इमेज, की नहीं बना पाओगे, अब भी बना दोगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या आता है इसमें, अब आप देखिए, अगर मैं इसके लिए आपसे मैग्निफिकेशन m की वैल्यू पूछूं तो कोई कोई जवाब है आपके पास इसमें? इसी केस में, केस है ये तो, बस सिंपल दिख रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट सब दिख रहे हैं आपको। और मैंने बताया था पहले ही, कहां से, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, u, और जहां इमेज बन जाती है उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, v। कौन ज्यादा है इसमें, अरे v ज्यादा है u से कि नहीं है,
u यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और v यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस है, तो v ज्यादा है, दिख रहा है कि नहीं कि इमेज डिस्टेंस ज्यादा है किससे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, है ना। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन m क्या होगा, v बाई u। जब v ज्यादा होगा, ग्रेटर है u से, तो m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 नहीं होगी, बिल्कुल होगी। दूसरा चीज देखिए मैग्निफिकेशन देखने के लिए, m में क्या होता है, इमेज हाइट होती कि नहीं, अरे इमेज हाइट डिवाइड बाई क्या, ऑब्जेक्ट हाइट। आप देखिए खुद, इमेज बड़ी है कि छोटी है, बिल्कुल, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू छोटी होगी। ये भी क्या बोल रहा है कि m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, है ना, क्योंकि इमेज बड़ी है और ऑब्जेक्ट की हाइट कम है। तो इस केस में भी आपका m क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। तो ये हमने पहले बताया। इमेज डिस्कशन किया था कि मैग्निफिकेशन का डिस्कशन किया था कि नहीं, कर रखा है कि नहीं, किस किस के केस में किया था, मिरर्स के केस में। और मैंने बताया था कि सिमिलर अप्लाई होगा किसमें, लेंसेज में, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके। क्या बताई थी वो, जब आप मिरर पढ़ते हैं, मिरर में आपका जो मैग्निफिकेशन m है वो होता है माइनस v बाई यू। और जब आप क्या पढ़ते हैं, लेंस पढ़ते हैं, तब मैग्निफिकेशन होता है ओनली v बाई यू। इवन दो इसमें भी h डैश बाई क्या रहेगा, h, और इसमें भी क्या रहता है, h डैश बाई h, और उसमें भी सेम वैल्यूज है। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो तब स्टेटमेंट अलग है, m की वैल्यू लेस देन 1 है तब स्टेटमेंट अलग है, और m 1 के इक्वल है तब स्टेटमेंट अलग रहेगा। तीनों स्टेटमेंट, और वो सिमिलर हैं जैसे कि इसमें पढ़ाए गए हैं मिरर में। तो कोई दिक्कत है अभी, ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में आ गया। इसके बाद आपका क्या बचता है, केवल एक चीज बचती है, वो है हमारा सबसे लास्ट टॉपिक, विच इज माई पावर ऑफ ए लेंस। क्या होगी, पावर ऑफ ए लेंस। और ऑफ ए लेंस का मतलब क्या, ऑफ ए लेंस का मतलब दोनों में से कोई भी लेंस। चाहे आप, मैं पढ़ाऊं किसी के भी लिए, लेकिन आप अप्लाई उसको किस पे करेंगे, दोनों पे, समझ रहे हो। और यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। क्या होगी पावर ऑफ ए लेंस, नॉर्मल बताना आपको, कि सिर्फ डेफिनेशन, मतलब अभी कोई फॉर्मूला नहीं बताना, सिर्फ आपको क्या लगता है पावर ऑफ ए लेंस क्या हो सकती है। हाँ एकदम से सही, इन्होंने सही बताया एकदम से। कोई लेंस, उसके ऊपर जो इंसिडेंट हो रही है लाइट रेज, उनको कितना कन्वर्ज कर सकती है, कितना डाइवर्ज कर सकती है। कॉन्वेक्स होगा तो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और कॉनकेव होगा तो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। और कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता, मतलब फैला सकता है लाइट को, या फिर कितना ज्यादा फोकस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। या फिर अगर हम स्टेटमेंट में लिखें, सीधा स्टेटमेंट में लिखें, तो स्टेटमेंट में क्या लिखा जाता है, सिंपली, ये तो आपने सिंपल बताई, डेफिनेशन है इस तरीके से होगी। लेकिन अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो पावर ऑफ ए लेंस कैसे डिफाइन है, किस तरीके से आपको सिंपल लिखना है, पावर ऑफ ए लेंस इज इज क्या, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझते हैं आप लोग, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। किसी भी, किसका, किसी भी लेंस की जो पावर है, उस लेंस की फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल है। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया सपोज, सपोज ए लेंस हैज फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ f, मान लेते हैं कि किसी लेंस की फोकल लेंथ कितनी है f, तब उसकी पावर कितनी होगी, डेफिनेशन से उसकी पावर कितनी होगी, 1/f, बस सिंपल। तो पावर को किससे इंडिकेट करते हैं, p से, तो p इज इक्वल टू कितना, f, है ना, f1 नहीं, क्या लिखा जाएगा, f। तो लेकिन आप याद रखें, जब आपका क्या, फोकल लेंथ जो है वो नॉर्मली किस में दिया होगा, नॉर्मली फोकल लेंथ अभी तक जो मैंने दिखा है, फोकल लेंथ अभी तक जो दिया रहता है वो किस में रहता है, सेंटीमीटर में दिया रहता है कि नहीं, है ना। लेकिन आपको इसमें यूज करना है क्या, मीटर। याद रखेंगे आप इस चीज को बहुत बार,
जब जब फोकल लेंथ किस में होगी, मीटर में होगी, पावर किस में होगा, डायोप्टर में होगा। किस में होगा, डायोप्टर में। अब याद रखिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी, कैसी मतलब माइनस की प्लस, कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव और कॉनकेव की नेगेटिव। याद रखिए, ये भूलते रहेंगे आप बार बार, मैंने पहले ही बता रखा है, याद रखिए। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है, आपसे बोला गया, क्या बोला गया, आपसे बोला गया एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है ना, लेंस का नाम दे दिया आपको, बोला एक लेंस है और वो कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। और उस लेंस की जो फोकल लेंथ है ना वो 40 सेंटीमीटर है। दिया नहीं, बोल दिया, क्योंकि अगर इसके साथ ये नाम के साथ बोल दिया तो फिर मतलब इंफॉर्मेशन दे दी है आपको कि आपको कैसी लेनी है इसको। तो पूछा है इस लेंस की पावर क्या होगी, इस लेंस की पावर क्या होगी। अब कैसे करेंगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, फोकल लेंथ दे रखी है, पावर पूछिए, और पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन है P इज इक्वल टू 1/f। लेकिन आपको याद रखना है P इज इक्वल टू 1/f, P डायोप्टर में जब भी होगा जब फोकल लेंथ किस में होगी, मीटर में। लेकिन ये तो किस में है, सेंटीमीटर में। तो पहला काम तो है इसको किस में कन्वर्ट करना, मीटर में कन्वर्ट करना, और दूसरा काम क्या है, इसके साथ इसका साइन रखना। अब आप क्या कहेंगे कि फोकल लेंथ f इज इक्वल टू कितना, 40 सेंटीमीटर। लेकिन आप इसके साथ क्या रख दे, माइनस, और साथ में ब्रैकेट में लिख दे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। बात बनी थोड़ी सी। उसके बाद अभी तो सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा बताइए। फोकल लेंथ सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड किससे, 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 100 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। कैसे पता चलता है, अच्छा बताइए। 1 मीटर इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर। तो मुझे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आएगा, 1/100 मीटर, बस। तो मुझे इस 1 सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर लिख देना है, सिंपल। तो किस वाले सेंटीमीटर की जगह लिखना है मुझे, इसकी जगह। तो क्या आ जाएगा, -40। इस 1 सेंटीमीटर की जगह लिख दो 1/100 मीटर। तो 0 से 0 2 टाइम्स जा और 4 टाइम्स, है ना। तो 2 बाई कितना आ गया, 5। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, -2/5 मीटर, बस। अब पावर निकाल देनी है, तो पावर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/f। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2/5 विद माइनस, है ना। तो P इज इक्वल टू कितना, -5/2। क्या, डायोप्टर, और डायोप्टर को किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल D से, बस। तो इसको आप आगे लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू -2.5 डायोप्टर, दैट इज द पावर ऑफ दैट लेंस। यही उस लेंस की पावर होगी, सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा कथा कहने की जरूरत थोड़ी ना है, सिंपल है। पावर क्या होती है, 1/f, उसकी फोकल लेंथ की इनवर्स या रेसिप्रोकल। लेकिन कब, उस केस में जब आपकी फोकल लेंथ किस में मेजर कर रखी हो, मीटर में। याद रखेंगे आप इस चीज को, समझ रहे कि नहीं। अब एक क्वेश्चन और इसमें से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं बस। क्या है, अगर दो लेंस को कांटेक्ट में रख दिया जाए और दोनों हमें नहीं पता कैसे हैं, अभी तो हमने दिखा दिया कि दोनों कैसे हैं। ये कैसा है, दोनों लेंस कैसे कैसे हैं, दोनों ही कॉन्वेक्स है कि नहीं। पहले वाले की फोकल लेंथ कितनी, f1, और दूसरे वाले की फोकल लेंथ कितनी, f2। दोनों कॉन्टेक्ट में रखे हैं, दो लेंस है, दोनों किस में रख दिए, कॉन्टेक्ट में। तो पहले वाले की पावर कितनी, P1, और दूसरे वाले की पावर कितनी। तो पहले वाले की पावर को क्या लिखेंगे आप, और दूसरे वाले की पावर को क्या लिखेंगे। और अगर मैं पूछूं कि इन दोनों को अगर एक ही जगह रखा है तो इन दोनों की कंबाइंड पावर क्या होगी। याद रखना, कंबाइंड पावर क्या होगी, P, और वो इन दोनों पावर के सम के बराबर, बस। समझ गए। पहले किसकी पावर निकाल लो, पहले लेंस की, फिर किसकी पावर निकाल लो, दूसरे लेंस की, और दोनों पावर को क्या कर दो, जोड़ दीजिए, सम कर दीजिए। तो वो टोटल जो ये दोनों कंबाइन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की पावर रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। इतने यहां तक आपका क्वेश्चन आता है, और इस तरीके से आपकी सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बाकी कुछ पढ़ना है इसमें और, ठीक है ना।
तो इसके बाद हम लेक्चर को एंड कर देते हैं, है ना। फिर आपको नेक्स्ट में देखते हैं। तो आपको नेक्स्ट में कहाँ से शुरुआत करनी है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे ना कि मैग्नेटिज्म से करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी से। तो हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रखेंगे वो क्या रखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको पढ़ाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। जाओ फिर।